स्वागत है आप सबका आज के इस पाठ्यक्रम में। अपना ये संज्ञा प्रकरण चल रहा है और इस संज्ञा प्रकरण में हमने वर्णमाला से संबंधित वर्ण के भेद, वर्णों का आपस में एक दूसरे के साथ में उसकी सवर्ण संज्ञा और सवर्ण संज्ञा होने के बाद कैसे वर्णों का ग्रहण होता है और एक वर्ण से ही उसके सभी भेदों का ग्रहण होता, ये सारी चर्चा हमने पिछले के पाठों में की है। उन सारी चर्चाओं का क्या काम होगा, ये हम सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे जब हम संज्ञा प्रकरण के बाद संधि आदि प्रकरण पढ़ेंगे। अब हमको इससे अभी ये बात की जानकारी मिल गई कि कहीं भी किसी भी सूत्र में यदि कोई एक वर्ण है तो उस वर्ण से उसके सभी वर्ण का ग्रहण होगा। तो अब इस तरीके से क्या हुआ कि जैसे इको यनच सूत्र हम आगे यन संधि में पढ़ेंगे, तो इको यनच सूत्र के द्वारा जो इक के स्थान पर यन का विधान होता है, तो माहेश्वर सूत्र में जो पठित जो ई वर्ण है ह्रस्व ईकार, उसके स्थान में जैसे यन होगा तो अब दीर्घ ईकार कहीं होगा, उसके बाद यदि अच होगा तो वहाँ भी यन हो जाएगा। तो जैसे यदि आगे अपी है तो यहाँ भी हम संधि कर देंगे, ई को य करके यद्यपि बनेगा। यदि नदी के बाद अस्ति है तो भी नदी के ई के रहने पर आगे अच होने से ई को य हो करके नद्यस्ति प्रयोग बन जाएगा। इसी तरह से जैसे बाद में अ रहने पर यन हुआ था, आ रहने पर भी यन होगा। जैसे इति के बाद आदि शब्द है तो आदि शब्द रहने पर अच से अ से आ का भी ग्रहण हो जाएगा। तो जो काम अ के रहने पर होगा वो आ के रहने पर भी हो जाएगा। तो इस तरह से वर्णों के बारे में जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो माहेश्वर सूत्र के द्वारा वर्ण का उपदेश, उसके बाद आदिरंत्येन सहेता आदि सूत्र के द्वारा प्रत्याहार का ज्ञान, प्रत्याहार के ज्ञान के बाद वर्णों के भेद की संख्या, उन भेदों को परस्पर सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा होने के बाद अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से एक वर्ण से दूसरे वर्ण का ग्रहण और बीच में उच्चारण स्थान और प्रयत्न का ज्ञान, ये सारी प्रक्रिया हमने वर्ण से संबंधित देख ली है और संज्ञा प्रकरण का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग था। अब जो हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो यद्यपि आप लोगों के लिए जितना आवश्यक है, पहले व्याकरण शास्त्र को समझने के लिए जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं, जितने भी संज्ञावाचक शब्द हैं, उनमें जो प्रसिद्ध संज्ञा है उसका वर्णन तो इस प्रकरण में करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो कुछ संज्ञा आवश्यक है वो भी आपके ग्रंथ में अंत में दिया हुआ है और विशेष हम जब जब पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम विशेष संज्ञा के बारे में प्रारंभ करते हैं पढ़ना। तो अपना सबसे पहली जो इसमें संज्ञा है वो है गुण संज्ञा, कि व्याकरण में हम गुण किसको कहते हैं, गुण पदार्थ क्या चीज़ है, गुण शब्द से किसका ग्रहण होता है। तो इस बात को बताने के लिए सूत्र दिया अदेंगुणः। अदेंगुणः ये सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। अब थोड़ा सा अभी हम इसको प्रत्येक को अच्छी तरह से समझें और सूत्र के अर्थ करने की प्रक्रिया भी समझें, जिससे आगे अपने आप सूत्रों का अर्थ हम कर सकते हैं। तो ये जो सूत्र है इसमें मुख्य रूप से दो पद है, एक पद है अदेंग और एक पद है गुणः, जो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको यदि हम तोड़ के समझते हैं
तो तोड़ के समझते हैं तो 3 पद है, एक अत पद है और एक एंग पद है। अत और एंग को मिला करके आगे संधि के नियम से त को द में बदल दिया है, इसीलिए अद जो है इसको अत समझना है। तो एक पद है अत, दूसरा है एंग और तीसरा है गुणः। तो यहाँ पर में ध्यान ये रखना है कि कोई भी जो वाक्य होता है उस वाक्य को जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है जिसको हम उद्देश्य कहते हैं, तो एक पद होता है जिसे हम उद्देश्यवाचक पद कहेंगे, और दूसरा होता है जिसका हमें कार्य करना है, जो हमको विधान करना है, तो उस विधान करने वाले को हम विधेय पद कहते हैं। तो इस सूत्र में भी उद्देश्यवाचक पद है और विधेयवाचक पद है। तो यहाँ हमें गुण बताना है कि ये गुण है, तो ये गुण जो है ये विधेयवाचक पद है। और किसको गुण बताना है तो उसके लिए कहा अदेंग, तो अदेंग ये उद्देश्यवाचक पद है। तो अदेंग को उद्देश्य करके गुण का विधान किया जा रहा है यहाँ। तो जो किसी अपूर्व चीज का विधान करता है, अपूर्व शक्ति का विधान करता है, जो किसी शब्द विशेष का विशेष अर्थ में प्रयोग करता है, जहाँ संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान होता है, उस सूत्र को हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा है गुण संज्ञा, लेकिन गुण संज्ञा किसकी होगी तो उसके लिए कहा अदेंग की। तो संज्ञी है अदेंग, संज्ञी का मतलब जिसकी संज्ञा हो उसको संज्ञी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम है देवदत्त, तो व्यक्ति विशेष जो है वो संज्ञी है, उसको देवदत्त के द्वारा कहा जाता है, इसीलिए देवदत्त उसकी संज्ञा है। इसीलिए हम कहते हैं संज्ञा का मतलब होता है जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा किसी अर्थ विशेष का, पदार्थ विशेष का, व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का ज्ञान होता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जो उद्देश्यवाचक पद है वो है अदेंग। अब अदेंग को थोड़ा समझना है। इसमें एक पद जो है पहला है अत पद और दूसरा है एंग। तो एंग जो है ये प्रत्याहार है, तो एंग प्रत्याहार अब यहीं से चालू हो गया। तो प्रत्याहार का ज्ञान यदि हमें पहले नहीं कराता तो ये एंग क्या चीज़ है इसका ज्ञान नहीं होता। अब हमको पता चल गया है कि एंग प्रत्याहार है, तो एंग प्रत्याहार हम ए ओंग सूत्र के ए से लेकर के उसी के ङ तक एंग प्रत्याहार बनाएंगे। तो एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण होंगे, ए और ओ वर्ण। तो ये 2 वर्ण एंग से लिए जाएंगे। इसके बाद में जो इससे पहले जो अक्षर है वो है अत। अब यहाँ अत में ह्रस्व आकार का ही ग्रहण करना होता है, ह्रस्व आकार ही लेते हैं हम। तो ह्रस्व आकार लेते हैं तो इसीलिए 3 वर्ण हो गए, एक आकार, एक ए और ओ। तो अ ए ओ इस 3 वर्ण की व्याकरण में गुण संज्ञा होती है, इसीलिए इस 3 वर्ण को हम व्याकरण में गुण कहेंगे। अब ये जो 3 वर्ण है इसके अतिरिक्त पूरे व्याकरण में कहीं गुण नाम की कोई चीज नहीं है। तो कभी भी हमको गुण करना होगा किसी भी जगह पर तो इसी 3 वर्ण में से कोई वर्ण होगा। अब वो क्या होगा ये तो जैसी स्थिति रहेगी उसके आधार पर हम तय करते हैं कि गुण अ हो या ए हो या ओ हो। ये तो हम उस संधि विधान करने वाले या जो उस तरह के गुण कार्य करने वाले सूत्र हैं वहाँ पर में स्थिति को देख करके हम तय करते हैं। अब वो स्थिति को देख करके भी तय करते हैं तो उसके लिए भी माहेश्वर सूत्र में जो हमने सवर्ण संज्ञा की है
वही सवर्ण संज्ञा हमको वहाँ ये बताती है कि यहाँ इस वर्ण को गुण ये वर्ण करना है। अब ये सब चर्चा तो हम करेंगे उस समय में, लेकिन अभी ये बात तय हो गई कि अदेंगुणः सूत्र में अत एंग के द्वारा तीन प्रकार के वर्ण लिए जाएंगे, एक अ एक एंग। तो एंग में दो वर्ण, इस तीन वर्ण की व्याकरण में गुण संज्ञा होती है। तो कभी भी गुण की चर्चा होगी तो यही तीन वर्ण लिए जाएंगे। अब ध्यान देना है यहाँ कि ये जो अत है इसमें तो लगा दिया है बीच में, और तो लगा देने के कारण यहाँ केवल ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होता है, क्योंकि एक एक अक्षर का इस शास्त्र में प्रयोजन है। बिना प्रयोजन का कोई कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो अत जो है इसमें तो लगाया इसलिए है कि केवल ह्रस्व आकार का ही ग्रहण हमको करना है। ये क्यों लगाना पड़ा? ये यदि नहीं लगाते तो हमने आपको अभी पिछले पाठ में बताया कि अ के 18 भेद होते हैं, और अ के जितने भेद होंगे सभी अ के सवर्णी हैं। तो सवर्णी वर्ण होने से एक से दूसरे का भी ग्रहण होगा। तो अ को हम यदि यहाँ गुण करेंगे तो अ का सवर्णी आ भी है, तो आ भी गुण में आने लगेगा। अब उसको हमको रोकना था अभी कि केवल ह्रस्व आकार ही लिया जाता है, तो इसके लिए इसमें त लगाया। तो त लगाने से क्या होता है, तो चूंकि इसकी ज़रूरत अन्य जगह भी पड़ेगी इसलिए यहाँ समझ लीजिए कि व्याकरण में एक विशेष संज्ञा होती है, समकाल संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समकाल संज्ञा। समकाल संज्ञा का मतलब है समान काल वाली संज्ञा। तो समान काल वाली संज्ञा का मतलब क्या है कि जो वर्ण उच्चरित है उसी का ग्रहण करना है। तो समकाल संज्ञा करने के लिए एक सूत्र आता है जिसको हम कभी पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य रूप से उसका ज्ञान करें तो वो सूत्र है तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य एक सूत्र आएगा जो समकाल संज्ञा करता है। वो सूत्र क्या कहता है कि यदि कहीं पर में भी त लगाया हो तो जिसके बाद में लगा है और त के बाद में जो वर्ण है, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, मैंने त से पहले जो वर्ण है और त के बाद में जो वर्ण है उसी का ग्रहण होता है। यदि कहीं पर में त लगाया जाए तो त के पहले जो वर्ण है साक्षात दिखाई देने वाला उसी का ग्रहण होगा, उसके सवर्णी का ग्रहण नहीं होगा। और त के बाद में जो वर्ण होगा उसके भी सवर्णी का ग्रहण नहीं होगा। तो तकार के लगाने से यहाँ समकाल नाम आ जाएगा, इसकी समकाल संज्ञा होगी। मैंने जहाँ जो वर्ण उच्चरित है उसी का ग्रहण होगा, अन्य का ग्रहण नहीं होगा। तो इसी बात को तपरस तत्कालस्य सूत्र कहता है कि तह परो यस्मात्, जिसके बाद में त हो, और तात परः, त के बाद में जो वर्ण हो, तत्समकाल संज्ञम स्यात्, उसकी समकाल संज्ञा हो जाती है, अर्थात उसी का ग्रहण होता है, उसके अन्य वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। तो इस कारण यहाँ त लगाना पड़ा जानबूझ करके। तो त दो तरीके से होंगे, एक तो होगा कहीं लगाया जाएगा और एक होता है कि तो अपने आप कहीं से आएगा। जैसे मान लीजिए राम शब्द का रूप चलाना हो तो राम शब्द के पंचमी के एक वचन में रामात बनता है, तो रामात में भी त लगा है, लेकिन वो त राम शब्द का ही रूप है, इसीलिए वह तो त जोड़ा नहीं गया है, तो वहाँ आ से अ का ग्रहण नहीं होगा। लेकिन यदि कहीं पर में त लगाया गया हो विशेष कारण से,
तो जहाँ तो लगाया जाएगा वो समकाल का ही बोधक होगा। समकाल का मतलब जिस वर्ण का उच्चारण वहाँ किया गया है उसी काल का ग्रहण करना, उसी का ग्रहण होना। अवगतम। तो इस तरह से अब क्या निकला कि यहाँ पर में गुण पद से केवल 3 ही वर्ण लिए जाएंगे, अन्य कोई भी वर्ण नहीं लिया जाएगा। अवगतम। तो ये सूत्र हमको एक नियम दिया कि व्याकरण में आप कभी भी गुण की बात करेंगे, गुण नाम की कभी भी चर्चा होगी, तो हमेशा आपके दिमाग में 3 ही वर्ण होने चाहिए, अकार, एकार, ओकार। तो गुण पद की शक्ति इस 3 अक्षर में निहित हो गई। तो यह जो 3 अक्षर में गुण पद की शक्ति को नियमित कर दिया, इसी तरह से किसी अर्थ विशेष में किसी शब्द को जो निश्चित कर दे, जो नियत कर दे, उसी को कहते हैं शक्ति नियामक सूत्र। और शक्ति नियामकम एवं संज्ञा सूत्रम, शक्ति का जो नियमन करता है उसी को संज्ञा सूत्र कहते हैं। इसीलिए संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है शक्ति नियामकम संज्ञा सूत्रम। मतलब व्याकरण में ध्यान रखिए, व्याकरण में, पूरे व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, अर्थात सूत्र के 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के सूत्र में एक सूत्र है संज्ञा सूत्र, दूसरा सूत्र है विधि सूत्र, अवगतम, तीसरा है नियम सूत्र, चौथा है अतिदेश सूत्र, पांचवा है अधिकार सूत्र। तो संज्ञा और एक परिभाषा, तो संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम और अतिदेश और अधिकार, ये 6 प्रकार के ही सूत्र होते हैं। तो जो सूत्र किसी नए कार्य का विधान करता है वो सूत्र तो विधि सूत्र होता है। जैसे इक के स्थान पर यण कार्य करना, तो यण का विधान करेगा इको यनचि सूत्र, इसीलिए वो विधि सूत्र कहलाएगा। लेकिन जो किसी शब्द का किसी अर्थ विशेष में शक्ति तय कर देगा, ऐसे जो शक्ति को नियमित करने वाला सूत्र होता है उसी को हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। शेष सूत्रों की चर्चा हम करेंगे बाद में। तो ये सूत्र ने क्या तय किया कि गुण पद जो है वह अकार, एकार, ओकार में निहित है। गुण पद की शक्ति इसी 3 वर्ण में है, इसीलिए यह संज्ञा सूत्र है। अवगतम, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अब आपको परीक्षा में कभी कोई पूछेगा कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण। यहाँ छात्र बहुत भ्रम कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, क्योंकि आगे हम संधि प्रकरण में पढ़ेंगे एक सूत्र आद गुणः। आद गुणः सूत्र गुण करने वाला सूत्र है। वो सूत्र ये बताएगा कि यहाँ पर में गुण होगा, तो वो गुण कार्य का विधान करता है, इसीलिए आद गुणः विधि सूत्र है। लेकिन संज्ञा सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण। तो दोनों में अंतर समझना है। तो गुण किससे होगा, आद गुण से, लेकिन गुण क्या चीज है ये कौन बता रहा है, अदेंग गुण। तस्मात् अदेंग गुण इति संज्ञा सूत्रम, आद गुण इति सूत्रम विधि सूत्रम वर्तते। अवगतम। अब यहाँ संज्ञा का मूल प्रारंभ यहाँ से प्रारंभ हो गया। तो गुण क्या चीज है व्याकरण में ये हमको बता दिया। अब इसके बाद में एक सूत्र है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र, जो हमको ये बताएगा कि व्याकरण में वृद्धि किसको कहते हैं। क्योंकि लोक व्यवहार में हमको दिमाग में ये है वृद्धि का मतलब बढ़ना, तो वृद्धि का मतलब बढ़ना जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है, वो बढ़ना अर्थ हमको व्याकरण में नहीं लेना है। व्याकरण जब हम पढ़ेंगे तो व्याकरण में जो पारिभाषिक शब्द है वृद्धि, वो जिस अर्थ में है उसी अर्थ को लेना है, उसी अर्थ से हमको काम करना है। तो व्याकरण में वृद्धि क्या चीज है, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, वृद्धि पद से किसका ग्रहण करना है, इसको बताने के लिए सूत्र आ गया वृद्धिरादैच। ये ध्यान रखना, ये एक विशेष बात है यहाँ।
विशेष बात क्या चीज़ है कि व्याकरण में जो अपना मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी पाणिनि का लिखा हुआ, उस पाणिनि के अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। पाणिनि ने जो अपना व्याकरण लिखा, उस व्याकरण का सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। हमने आपको कहा था कि अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी इसलिए कहते हैं कि इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 खंड हैं, 4-4 खंड में अलग अलग संख्या में सूत्र है और वो सूत्र क्रम से लिखा गया है। तो कोई भी सूत्र आप कभी भी किताब उल्टा के देखेंगे कोई, तो उसके सामने में नंबर लिखा होता है। तो नंबर को 3 पार्ट में बांटा होता है। तो पहली जो संख्या होती है वो अध्याय की संख्या, दूसरी जो संख्या होती है वो होती है उस खंड की संख्या जिसको हम पाद कहते हैं, और तीसरी जो संख्या होती है वो सूत्र संख्या होती है। तो वृद्धिरादैच सूत्र के सामने में देखिए लिखा है 1-1-1। इसका मतलब ये वृद्धिरादैच सूत्र जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का पहले खंड का पहला सूत्र है। यहीं से प्रारंभ हो रहा है व्याकरण मूल अष्टाध्यायी में। तो ये भी संज्ञा सूत्र है, ये भी बताता है हमें कि हम वृद्धि किसको कहते हैं। तो उसको बताने के लिए एक पद दिया है वृद्धि और दूसरा पद है आदैच। तो वहाँ ध्यान रखिए, वहाँ सूत्र था जिसमें संज्ञी जो था, जिसकी संज्ञा हो रही थी वो अदेंग था। यहाँ पर में जिसकी संज्ञा हो रही है वो है आदैच। और पूर्व सूत्र में आपने जैसे समझा बिल्कुल ठीक इसी तरह से यहाँ समझना है कि आदैच में भी 2 पद है, एक आत और एक ऐच। और यहाँ आत में भी जो तपरकरण है, त लगाया गया है, तपरकरण का मतलब त पर में बाद में किया गया है जहाँ, उसे कहेंगे तपरकरण। अर्थात जहाँ त लगाया जाता हो किसी अर्थ विशेष के लिए उसे हम तपरकरण कहते हैं। तो चूंकि हमको यहाँ आ से केवल आकार का ही ग्रहण करना था, आ का सवर्णी जो अ है उसको नहीं लेना था, इसीलिए यहाँ पर भी हम तपरकरण के द्वारा केवल आ का ग्रहण करेंगे। तो तपरकरण यहाँ भी किया गया है आत में। तो आत का मतलब क्या होगा, केवल आ, दीर्घ जो वर्ण है आ वो। और ऐच भी यहाँ क्या है, प्रत्याहार। तो ऐच प्रत्याहार में भी 2 वर्ण होंगे, एक ऐ और एक औ। तो इस तरह से आदैच पद का अर्थ भी 3 वर्ण आया, आ, ऐ और औ। ये आदैच जो है ये उद्देश्यवाचक पद है और विधेयवाचक पद यहाँ कौन है, वृद्धि। विधेयवाचक पद कौन है, वृद्धि। तो इसीलिए वृद्धि ये विधान कर रहा है कि आदैच की वृद्धि संज्ञा होती है, आदैच को हम वृद्धि कहते हैं। तो इस तरह से इस सूत्र का ये अर्थ निकला कि आ, ऐ और औ इस 3 वर्ण की व्याकरण में वृद्धि संज्ञा होती है। तो अब हम व्याकरण में किसी भी सूत्र से कहीं पर में भी वृद्धि करेंगे तो बिल्कुल ठीक पहले की तरह, गुण की तरह यही 3 वर्ण यहाँ लिए जाएंगे वृद्धि पद से, आ, ऐ, औ। अब कहाँ आ करना है, कहाँ ऐ करना है, कहाँ औ करना है, ये तो तत्त जगह पर भी हम बताते चलेंगे और उसका कारण भी बताएंगे। क्योंकि व्याकरण में किसी भी वर्ण के जगह कोई दूसरा वर्ण वही आता है जिसका आपस में तालमेल होता है, जो सवर्ण होता है। तो सवर्ण होगा तो ऐसी स्थिति में उसका साथी वही बनेगा जिसके साथ में तालमेल हो। अब व्याकरण में वर्णों का तालमेल कैसे देखते हैं, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा। तो इसलिए कहाँ आ करेंगे, कहाँ ऐ करेंगे, कहाँ औ करेंगे, ये चर्चा तो बाद की बात है। वैसे यदि समझना चाहेंगे तो थोड़ा सा एक उदाहरण से समझा दूं।
कि आद्गुणः जो सूत्र है, ये सूत्र केवल कहता है कि यहाँ गुण होता है। अब वो ये चीज नहीं कहता कि अ होता है या ए होता है या ओ होता है, सीधा कहता है कि अ आ के बाद यदि अच हो तो गुण हो। अब परिस्थिति ये है कि जैसे हमने कहा वसंत प्लस उत्सव, तो वसंत प्लस उत्सव में अ हो गया वसंत का अ, आगे अच कौन हो गया, उत्सव का उ, तो अ के बाद अच आ गया। तो अब हमको यहाँ आद्गुणः कहेगा कि अ के बाद अच हो तो गुण करो। अब हमको कह रहा है गुण करने के लिए। अब गुण सुनते ही हमारे दिमाग में 3 वर्ण आ गए, अ ए ओ। अब ये समस्या आ गई कि हम गुण क्या करें। तो हम चूंकि ध्यान तो देते नहीं, लेकिन हमको शुरू से ही कह दिया गया कि अ उ को बराबर अ उ बराबर ओ, अ उ को गुण ओ होता है। लेकिन कोई यदि पूछे कि अ उ को गुण ओ ही क्यों होता है भाई, अ क्यों नहीं होता है, ए क्यों नहीं होता, फिर हमारे पास क्या जवाब होगा। तो इसीलिए जब जिसको ज्ञान है वो बताएगा कि नहीं अ उ को गुण ओ ही होगा, क्योंकि व्याकरण में किसी भी वर्ण के स्थान पर वही कार्य होता है जिसका आपस में तालमेल हो। तो हमको अ और उ दोनों को मिला करके गुण करना है दोनों के जगह पर। तो हम देखते हैं कि अ का उच्चारण स्थान है कंठ, उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दोनों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ ओष्ठ। तो अब गुण में से वही वर्ण होगा जिसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होगा। तो ओकार जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठम। तो कंठ ओष्ठ किसका है, ओ का। इसीलिए अ उ के जगह वही उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला ओ वर्ण होता है। अवगतम। इसी तरह से चाहे वृद्धि हो, गुण हो, कोई भी अन्य कार्य हो, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तालमेल होगा वही आदेश उस वर्ण के जगह पर में होता है। तो वृद्धि भले ही हम क्या करें ये अलग बात है, लेकिन वृद्धि नाम से जब भी कोई कार्य करेंगे तो इन 3 वर्णों के अतिरिक्त और कोई वर्ण नहीं होगा। इसीलिए इस व्याकरण में हमको यहाँ सावधान कर रहे हैं पहले कि आप कभी भी व्याकरण पढ़ो और उसमें वृद्धि पद आ जाए तो वृद्धि पद का मतलब समझना ये 3 वर्ण आ ऐ औ। अवगतम, समझ में आ गई बात पूरी। तो इस तरह से व्याकरण में आ ऐ और औ इस 3 वर्ण की वृद्धि संज्ञा होती है, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अदेंगुण, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धिरादैच। अवगतम। अब थोड़ी सी जानकारी के लिए कुछ बातें बता दूं, क्योंकि कई बार पढ़े लिखे एक्सपर्ट आते हैं तो वो कुछ पूछ दे, कहीं व्याकरण का पढ़ा लिखा हो जाए तो। अब यहाँ देखो, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी जगह चाहे सूत्र हो या वाक्य हो, 2 प्रकार के उसमें पद होते हैं, एक उद्देश्यवाचक पद और एक विधेयवाचक पद। तो उद्देश्यवाचक पद है कि जिसको उद्देश्य करके हम जिसका विधान करते हैं। तो उद्देश्यवाचक जो शब्द होता है उसका प्रयोग पहले होता है और जो विधेयवाचक पद है उसका प्रयोग बाद में होता है। जैसे अदेंगुणः सूत्र में हमने देखा कि अदेंगुणः सूत्र में क्या था कि अत एंग को उद्देश्य करके गुण का विधान कर रहे हैं। तो अदेंग जो उद्देश्यवाचक पद है उसका पहले प्रयोग है और गुण ये विधेय है, इसका प्रयोग बाद में है। लेकिन वृद्धिरादेश सूत्र में क्या हो रहा है कि जो विधेय पद है, वृद्धि विधान करना है, वो पहले है और आदेश जो उद्देश्यवाचक पद है ये बाद में है। अवगतम, बात समझ में आ रही है। क्योंकि उद्देश्यवाचक जो पद होता है उसका प्रयोग पहले होना चाहिए। जैसे अदेंगुणः में अदेंग को उद्देश्य करके गुण का विधान कर रहे हैं तो विधेयवाचक गुण बाद में है, उद्देश्यवाचक पद अदेंग पहले है।
तो यहाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं, हमने कहा कि तुम गांव जाओ, तो तुमको और गांव को उद्देश्य करके हमने जाने का विधान किया। अब यहाँ इस वाक्य को हम इसी रूप में बोलते हैं कि तुम गांव जाओ या तुम जाओ, गांव ना भी प्रयोग करें तो जाने का विधान है और तुमको उद्देश्य करके हम कह रहे हैं, तो यही प्रयोग होता है। इसके जगह ये हम नहीं प्रयोग करते हैं जाओ तुम गांव, ऐसा नहीं बोलते। तुम गांव जाओ यही बोलेंगे, उद्देश्यवाचक पद का ही प्रयोग होता है। तो कई बार परीक्षार्थी को इंटरव्यू में या परीक्षा में पूछ देता है कि वृद्धिरादेश सूत्र में उद्देश्यवाचक पद कौन है और विधेयवाचक पद कौन है। तो सामान्य रूप से ये ध्यान रहता है कि पहले जो बोला गया वो विधेय है, उद्देश्य है, और बाद में जो बोला जाएगा विधेय है। तो जल्दबाजी में वृद्धि को हम उद्देश्य कह देते हैं, जबकि वृद्धि क्या है, विधेय है। ये विधान कर रहा है वृद्धि का। अब मतलब तो अब ये वृद्धि पद पहले क्यों दे दिया, ये विरोध हो गया, वचन का भी विरोध हो गया और सिद्धांत का विरोध हुआ। क्योंकि सिद्धांत है कि उद्देश्यम अनुक्तेव न विधीय मुदीरेत, उद्देश्य का बिना प्रयोग किए हुए विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अवगतम। तो यहाँ उद्देश्यवाचक पद है आदैच, उसको उद्देश्य करके हम वृद्धि का विधान करना चाहते हैं। तो जैसे अदेंगुनः सूत्र बनाया गया था, उसी तरह से आदैच वृद्धि सूत्र बनना चाहिए था। वृद्धिरादैच कैसे बना दिया? तो कहते हैं कोई बात नहीं, यही पाणिनि की एक विशेषता है कि कम में सारा काम चला लेते हैं। ये अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है और अपने भारतीय संस्कृति में ये एक सिद्धांत है, ये एक आचार परंपरा है कि कोई भी जब हम काम प्रारंभ करें तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें कि जो हम काम करने जा रहे हैं उस काम में किसी तरह का विघ्न ना हो, वो काम हमारा पूर्ण हो जाए। तो व्याकरण जैसे शास्त्र को हम लिख रहे हैं तो उसमें भी हमें पहले मंगलाचरण करना चाहिए। तो पाणिनि जी अलग से मंगलाचरण नहीं कर रहे हैं, इसी वृद्धि शब्द के द्वारा ये हमको ये भी बताना चाहते हैं कि पढ़ने वाला बढ़े, पढ़ाने वाला बढ़े, व्याकरण शास्त्र बढ़े। तो वृद्धि शब्द जो संज्ञावाचक शब्द है, उस शब्द को पहले उठा करके मंगलाचरण के रूप में वृद्धि शब्द को रख दिया। तो उद्देश्यवाचक बात विधेयवाचक पद होता हुआ भी ये वृद्धि पद जो है इस सूत्र में मंगलार्थक है, और मंगलवाची होने के कारण, क्योंकि बढ़ना, उन्नति, ये कामना से काम कार्य किए जाते हैं, तो इस वृद्धि को हम मंगलवाचक शब्द मानते हैं और मंगलवाचक होने के कारण इसका पूर्व में प्रयोग कर दिया गया है। इसीलिए अब कोई पूछे सामान्य रूप में कि वृद्धिरादेश सूत्र में वृद्धि पद को किस रूप में माना गया है, तो हम ये भी कहेंगे मंगलार्थक है। वृद्धि शब्दों मंगलार्थक, वृद्धि शब्द यहाँ मंगलार्थक है, तस्मात् आदितः प्रयुक्तः, इसीलिए इसका प्रयोग आदि में किया गया है। तो अलग से पाणिनि जी को मंगलाचरण भी नहीं करना पड़ा, मंगलाचरण भी हो गया, संस्कृति की रक्षा भी हुई, सिद्धांत का ज्ञान भी हुआ, और इसके साथ साथ सूत्र के द्वारा हमारा काम भी हो गया। तस्मात् वृद्धि शब्दों अत्र मंगलार्थकः बोध्य। अवगतम। इस तरह से व्याकरण में वृद्धि, इस 3 अक्षर को हम कहते हैं, ये इस सूत्र के द्वारा बताया। अवगतम। अब चलिए, अब हम आगे जब संधि में पढ़ेंगे तो कुछ संज्ञाएं आएगी, जिस संज्ञा के बारे में हमको जानना चाहिए। तो व्याकरण में या संस्कृत में एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं उपसर्ग। अब ये उपसर्ग जो है ये किसको कहें, क्या चीज़ है उपसर्ग? क्योंकि आगे जब संधि प्रकरण हम पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे
कि उपसर्ग के बाद यदि ये अक्षर हो तो वृद्धि हो, उपसर्ग के बाद यदि री अक्षर हो, ऋकारादि धातु हो तो वृद्धि होती है। और प्रयोग बनाएंगे प्रार्थति, तो वहां जो ये बताएगा कि उपसर्ग के बाद ऋकार आदि धातु होने पर, अब ये चीज आते ही उपसर्ग क्या चीज है पहले ये हमको यदि ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। तो व्याकरण में उपसर्ग भी एक संज्ञा है, तो संज्ञा है तो किसी की संज्ञा होगी, तो किसकी संज्ञा होगी, कब संज्ञा होगी, कब हम उसको उपसर्ग कहेंगे, इसको बताने के लिए व्याकरण में उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र है उपसर्गाः क्रियायोगे। क्या है? उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः भवन्ति, उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग कहे जाते हैं क्रियायोगे, क्रिया के योग में होने पर। अब ध्यान देना, क्रिया के योग में, योग माने संबंध, योग माने जुड़ना, तो क्रिया के साथ जोड़कर जिसका प्रयोग होगा उसको हम उपसर्ग कहेंगे। अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी सूत्र जैसा है केवल उसी तरीके की हम बात कर रहे हैं। तो क्रिया के योग में माने क्रिया के साथ जुड़ने पर उपसर्ग कहे जाएंगे, क्रिया के साथ जुड़ने से उपसर्ग संज्ञा होगी, ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब क्रिया क्या चीज है इसको भी हम आगे संज्ञा के प्रकरण में कभी चर्चा होगी तो करेंगे। तो व्याकरण में क्रिया जो है उसको बताने वाला शब्द है धातु। क्या है? धातु। माने धातु माने क्रिया। तो व्याकरण में धातु संज्ञा करने वाला भी एक सूत्र है जो हमको बताता है, इसको हम धातु कहते हैं, और वो सूत्र है भूवादयो धातवः। माने भू आदि जो है क्रिया का वाचक उसको धातु बोलते हैं, इसीलिए धातु का अर्थ है क्रिया, माने क्रिया को बताने वाला धातु कहलाएगा। अवगतम? तो क्रिया के योग में इसका मतलब क्या हुआ? धातु के योग में। माने शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक क्रियावाचक शब्द और एक क्रिया से भिन्न शब्द, जिसकी चर्चा हमने पहले भी शायद की थी। तो एक क्रियावाचक जो शब्द है, तो जैसे मान लीजिए भू मने होना, गम मने जाना, पठ मने पढ़ना, ये सब जो है क्रिया का वाचक है, इसीलिए क्रिया के वाचक होने के कारण इसकी धातु संज्ञा होती है, इसको हम धातु बोलते हैं। तो व्याकरण में, संस्कृत में धातु का मतलब है क्रियावाचक शब्द। अब वो धातु का प्रयोग हम तीता अंति लगा करके या प्रत्यय लगा करके करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हमने यहाँ कहा कि क्रिया के साथ में होने पर उपसर्ग कहलाएगा, तो क्रिया का अर्थ क्या समझ में आ गया? धातु। तो धातु के साथ प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ भी होता है उप मने पास, उप मने पास, और सर्ग मने जो जुड़ जाए, तो पास में जुड़ करके जो प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग। अब कौन जुड़ेगा, किसकी उपसर्ग संज्ञा होगी, ये यहाँ पर में सूत्र में साक्षात नहीं है। तो जब हम मूल ग्रंथ पढ़ते हैं तो इससे पहले एक सूत्र आता है प्रादयः। प्रादयः एक आता है जो अन्य किताब में है। तो वो प्रादयः क्या चीज़ है आपको मैं बताऊं कि व्याकरण में एक विशेष व्यवस्था है कि एक जैसे अनेक शब्दों से कोई काम करना होता है तो उसका हम एक गण बना लेते, समूह, समूह को कहते हैं गण। तो एक जैसे जितने भी शब्द होंगे उसका एक हमने समूह बना लिया, और समूह में जो पहला अक्षर होगा उस अक्षर से उस गण का नामकरण कर देते हैं समूह का। तो हम कहते हैं कि जैसे मान लो भू धातु है जिसके आदि में, उस गण को हम कहेंगे भुआदिगण। तो संस्कृत में हम आगे पढ़ेंगे भुआदिगण, दिवादिगण इत्यादि, क्रिया को बताने के लिए गण है। तो इसी तरह से प्रादयः ये एक जो सूत्र आता है वो कहता है प्र आदि। तो प्र आदि से क्या करते हैं कि वहाँ जितने भी शब्द हैं उसको हम पकड़ लेते हैं।
तो वहाँ से प्रादयः इस सूत्र में आ जाता है। और प्रादयः जो है वो उपसर्ग के साथ में जुड़ करके अर्थ करेगा कि प्रादयः उपसर्गाः भवन्ति। प्र आदि जो होते हैं वही उपसर्ग होते हैं। प्र आदि को ही हम उपसर्ग कहते हैं। प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा होती है कब? क्रिया के साथ में प्रयोग होने पर। अर्थात क्रिया के साथ में जब हम प्र आदि का प्रयोग करेंगे तो उसी प्र आदि को हम उपसर्ग के नाम से कहेंगे, वो उपसर्ग कहलाएगा। तो इसी को अब सीधी भाषा में केवल इतना कहें कि प्र आदि की क्रिया के साथ योग होने पर धातु संज्ञा, वो उपसर्ग संज्ञा होती है। अब ये कुछ विशेष बातें समझने की है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। ये उपसर्ग लगा करके होता क्या है? तो सीधा समझिए, उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, क्रिया के अर्थ में विशेष परिवर्तन होता है। उपसर्ग लगा करके क्रिया के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि हम बोलते हैं गच्छति, तो गच्छति का मतलब होता है जाता है, लेकिन गच्छति के साथ में अनु उपसर्ग लगा देंगे तो अब शब्द बन गया अनुगच्छति। तो गच्छति ये क्रियावाचक पद है, इसके साथ में हमने अनु को जोड़ दिया तो अनु क्या हो गया? उपसर्ग। अनु क्या हो गया? उपसर्ग। अब ये उपसर्ग लगने से हमारा शब्द क्या बन गया? अनुगच्छति। अब गच्छति का जो अर्थ था जाता है वो अर्थ अब नहीं रहा, अनुगच्छति का अर्थ हो गया पीछे पीछे जाता है। अवगतम? तो इस तरह से वदति मने बोलता है, लेकिन हम वहाँ अनु लगा देंगे तो अनुवदति मने अनुवाद करता है, अनुकरण करता है। अवगतम? तो ये सब अर्थ विशेष हो जाता है। शब्द में भी यही बात होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक हार शब्द है, तो हार का अर्थ क्या है? माला। लेकिन उस हार शब्द में यदि हम अलग अलग प्रकार का उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका अलग अलग अर्थ आ जाता है। जैसे मान लीजिए हार में आ उपसर्ग लगा दिए तो अब शब्द बन गया आहार। तो अब वही हार का अर्थ अब माला ना हो करके आ जुड़ने से अर्थ हो गया भोजन। हमने कहा प्रहार, प्रहार का अर्थ हो जाएगा चोट करना। विहार, वी घूमना, तो विहार मने विचरण करना। संहार, संहार मने नष्ट कर देना। इसी तरह से परिहार, छोड़ देना। तो एक ही हार शब्द है, लेकिन हार शब्द में अलग अलग उपसर्ग के लगाने से अलग अलग अर्थ बन जाता है। तो शब्द के अर्थ में बदलाव लाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा आचार्य, तो आचार्य का मतलब क्या हुआ? सामान्य अध्यापक। लेकिन हमने उसमें जोड़ दिया प्र आचार्य, प्राचार्य, तो प्राचार्य का मतलब हो गया प्रकृष्ट आचार्य, आचार्यों में विशेष। तो विशेष जो दायित्व वाले हैं उनको कहेंगे प्राचार्य। अवगतम? तो इस तरह से प्र उपसर्ग के द्वारा देख रहे हैं कि विशेष अर्थ आता है। तो इस तरह से जितने भी उपसर्ग लगते हैं, उपसर्ग के लगने से धातु में बदलाव आता है। इसीलिए कहा जाता है कि उपसर्गेन धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्ग लगने से धातु का अर्थ दूसरे में बदल जाता है। कहा कैसे? प्रहाराहार विहार संहार परिहारवत। जैसे एक ही हार शब्द है, उसमें प्र लगा दिए तो प्रहार बन गया, आ लगा दिए आहार बन गया, सबका अलग अलग अर्थ हो गया। तो ये जो उपसर्ग है प्र आदि, ये जिस गण में पढ़ा गया है वहाँ पर में 22 शब्द कहे गए हैं। इसीलिए संस्कृत में उपसर्ग की संख्या भी 22 ही होती है। ये 22 उपसर्ग माने जाते हैं संस्कृत व्याकरण में। तो वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं जो यहाँ गिनाया गया है, उसको कहते हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर,
वी आंग नी अधि अपि सुत उत अभि प्रति परि उप एते प्रादय, माने ये प्रादि है। तो कहीं प्र लगा के प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा प्रभवती, भवती मैंने होता है, प्रभवती मैंने निकलता है, बहता है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, उत्पन्न होती है। तो यहाँ प्रभवती का अर्थ उत्पन्न होना, निकलना। हमने कहा जयति, जीतता है, लेकिन लगा दिए पराजयति, मैंने पराजित होता है। हमने कहा कृत, किया हुआ, लेकिन सम उपसर्ग लगा दिए तो बन गया संस्कृत, अच्छी तरह से किया हुआ, संस्कारित भाषा। इसी तरह से हम कोई भी उपसर्ग लगाते हैं तो अलग अलग प्रयोग बन जाता है। अवगतम। तो इस तरह से हमको ये ध्यान रखना है कि व्याकरण में उपसर्ग एक विशेष संज्ञा है जो विशेष प्रकार के शब्दों का नाम होता है, लेकिन शर्त ये होती है कि क्रिया के साथ में योग होने पर। तो परीक्षा में आपको पूछेगा। अब यहाँ यही थोड़ी सी बातें ताकि आगे कभी चर्चा आए तो आपको ध्यान रहे, ये बता देता हूँ कि अब हमने आपको उदाहरण दिया प्राचार्य, तो प्रधन आचार्य है। तो अभी हमने उपसर्ग संज्ञा करने के लिए नाम बताया, शर्त बताई कि क्रिया के साथ में जब योग होता है, क्रिया के साथ में जब जुड़ता है तब उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। तो भाई प्रभवती में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रियावाचक शब्द है भवती, उसमें जुड़ गया प्र तो बन गया प्रभवती, तो प्र उपसर्ग है। लेकिन हमने कहा आचार्य में प्र लगा दिया तो बन गया प्राचार्य। तो आचार्य तो क्रियावाचक शब्द है नहीं, वह तो नाम है। तो फिर यहाँ पर में क्रिया से भिन्न होने के कारण हम प्र को उपसर्ग कैसे कहेंगे, उपसर्ग है कि नहीं है। तो ध्यान रखिए कि प्र जो है, प्र आदि जितने भी हैं उपसर्ग, उसी की एक विशेष संज्ञा होती है व्याकरण में, गति संज्ञा। उपसर्ग की ही क्या संज्ञा होती है, गति संज्ञा एक होती है। तो यदि किसी शब्द के साथ में प्रयोग हो, क्रिया से भिन्न के साथ में प्रयोग हो, तो उसी उपसर्ग को गति मान करके हम काम करते हैं। उसी उपसर्ग की गति संज्ञा होने के कारण वह गति संज्ञक भी कहलाता है। तो चूंकि क्या है कि पहले ये उपसर्ग बना हुआ था, किसी काम के लिए इसको आपने कहा कि गति संज्ञक है, तो गति संज्ञक कहने पर भी ये सब जगह उपसर्ग के नाम से ही व्यवहार होता है। अवगतम। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है देवदत्त और वो नाटक में मान लीजिए किसी पात्र का रोल में आ गया कि चलो तुमको हनुमान जी बनाते हैं, तो पात्र में नाटक खेलते समय तो उसको हनुमान ही बोला जाएगा, लेकिन जब नाट्य संपन्न हो जाएगा तब वो हनुमान नहीं रहा, तब वो क्या रहा, वही देवदत्त। इस तरह से प्र आदि उपसर्ग हो चुका है, उसको शब्द के साथ में समास करने के लिए जब हम समास पढ़ेंगे तो एक गति समास होता है। तो गति संज्ञा होने के कारण, प्र आदि की गति संज्ञा होने के कारण इसका आचार्य आदि शब्द के साथ में समास हो करके प्राचार्य शब्द बनता है। तो इस तरह से इसलिए ये बातें बताई कि परीक्षा में यदि कोई ये पूछ दे कभी, या सामान्य चर्चा में भी कभी कोई पूछ दे कि भाई उपसर्ग संज्ञा तो आप तब करते हो जब क्रिया के साथ में है। अब क्रिया यहाँ है नहीं, प्राचार्य में तो आचार्य क्रिया नहीं है, संज्ञा है। तो संज्ञा है तो यहाँ पर मैं प्र को क्या कहोगे, उपसर्ग तो है नहीं। तो कहते हैं कि नहीं है तो उपसर्ग ही, लेकिन उपसर्ग की यहाँ गति संज्ञा होती है। तो गति संज्ञक होने के कारण यहाँ पर में समास होता है। तो प्र उपसर्ग होने पर भी गति संज्ञक भी होता है, ये भी हमको ध्यान में रखना। अवगतम। इसी तरह से ये हमको जब उपसर्ग का ज्ञान हो गया तो अब हम संधि प्रकरण में आपको कहेंगे कि देख भैया उपसर्ग रहने पर ये काम होता है, ये यदि उपसर्ग हो तो ये कार्य होगा। इस तरह से कहते ही हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये उपसर्ग कहलाते हैं व्याकरण में, व्याकरण में इसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। अवगतम। इसी तरह से अब कुछ आवश्यक संज्ञाओं में कुछ संज्ञा और बता रहे हैं, और वो संज्ञा है निपात संज्ञा। व्याकरण में एक विशेष संज्ञा होती है निपात संज्ञा। तो अब ये ध्यान रखिए
कि ये भी नाम है, तो नाम रहेगा तो किसी न किसी का नाम रखा जाएगा, तो किसका नाम रखा जाएगा वही चीज़ हमको पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं निपात संज्ञा करने के लिए सूत्र दिया चादयो असत्वे, चादयो असत्वे, ये सूत्र दिया। इस सूत्र को अलग अलग करके थोड़ा देखिए। च आदयः असत्वे, तो असत्वे का मतलब हुआ असत्व होने पर। जहाँ भी सप्तमी विभक्ति लगी होती है वहाँ हम मेपे पर अर्थ लगाते हैं, तो असत्वे का अर्थ हो गया असत्व होने पर। अब जैसे पूर्व सूत्र में आपने पढ़ दिया प्रादयः का मतलब प्र आदि, इसी तरह से यहाँ क्या होगा चादयः माने च आदि। तो च आदि जो शब्द है इसको संक्षेप रूप में हम आपको कहें समझने के लिए कि ऐसा जो कुछ अव्ययवाचक शब्द है, अव्यय की तरह जिसका प्रयोग होता है, जो कहीं पर में भी एक ही स्थिति में रहता है। जैसे हम बोलते हैं च, च माने और, तो च कभी भी बोलेंगे तो वैसा ही रहेगा। बोलते हैं वा, अथवा, उत, ये सारे के सारे जो है अव्यय में भी आते। तो इस तरह से ये कहता है कि च आदि की निपात संज्ञा होती है। जैसे प्र आदि की कौन सी संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, तो च आदि की कौन सी संज्ञा होगी, निपात संज्ञा। लेकिन च आदि कैसा होना चाहिए, तो उसके लिखा असत्वे। तो असत्वे का अर्थ है, असत्वे में दो चीज है, एक सत्व और जो सत्व न हो उसको कहेंगे असत्व। जो सत्व नहीं है ना, असत्व होने पर, समझ में आई बात। शब्द का अर्थ केवल शब्द समझिए कि सत्व जो नहीं होता है उसको बोलेंगे असत्व। अवगतम। तो असत्व होने पर ही च आदि की निपात संज्ञा होगी। तो असत्व तो तब समझ में आएगा जब सत्व समझ में आए, तो सत्व के अतिरिक्त जो होगा वो असत्व हो जाएगा। तो सत्व कहते हैं द्रव्य को, सत्व कहते हैं द्रव्य को। तो लोक में जिसको आप द्रव्य कहते हैं, कोई पूछे कि द्रव्य किसको कहते हैं तो आप लोग क्या कहोगे? द्रव्य वही चीज है, कहते हैं कि तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, द्रव, ठोस, तरल, क्या क्या। वैसे तो दो ही है, लेकिन एक ठोस है एक तरल है जिसमें स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो द्रव्य शब्द का मतलब ही होता है जिसके स्वरूप में परिवर्तन होता हो, है ना। तो शब्द भी व्याकरण में दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप बदलते हैं। जैसे मान लो कोई भी शब्द है, राम है, तो राम को बोलेंगे रामः भी, रामौ, रामम, रामान। ये शब्द है, पुल्लिंग में भी किसी शब्द का रूप होगा, स्त्रीलिंग में भी होगा। तो इस तरह से जिन शब्दों के रूप विभक्तियों में, वचनों में बदल जाते हैं वो शब्द द्रव्यवाची शब्द कहलाते हैं। और जिस शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं बदलता है, जो जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा, चाहे एक के लिए हम प्रयोग करें, चाहे दो के लिए करें, बहुतों के लिए करें, पुल्लिंग के लिए करें, स्त्रीलिंग के लिए करें, तो ऐसा शब्द जिसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता हो, ऐसा जो च आदि है उसको हम निपात बोलते हैं। उसी को अद्रव्यवाची कहते हैं। द्रव्य से भिन्न अर्थात जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, ऐसा जो अद्रव्यवाची च आदि है, इस च आदि की निपात संज्ञा होती है। अवगतम। अब जैसे हमने कहा च का मतलब होता है हिंदी में और, तो हम कहते हैं रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण। तो पुल्लिंग है तब भी हमने च बोला। ये नहीं कि एक है तो चह और दो है तो चौ, स्त्रीलिंग है तो चा, ऐसे रूप नहीं बदलता है। च का मतलब और, तो चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, एकवचन हो, द्विवचन हो, सब जगह इसका प्रयोग क्या होगा, च ही होगा। तो ऐसे जो च आदि है उसको भी व्याकरण में निपात संज्ञा होती है। और ये संज्ञा सारी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें संधि प्रकरण में तुरंत इसके बाद अचसंधि में ही हमको इससे काम होगा कि हम कहेंगे निपात वर्ण होने पर ये कार्य हो,
तो निपात क्या चीज़ है ये हमको पहले से पता रहे। तो इस तरह से व्याकरण में जो असत्ववाची च आदि है उसकी निपात संज्ञा होती है। असत्ववाची का नाम अर्थ क्या हो गया? अद्रव्यवाची। इसीलिए सूत्र के वृत्ति में लिखता है अद्रव्य अर्थ का वाचक जो च आदि है उसकी निपात संज्ञा होती है। अवगतम? तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो विशेष संज्ञावाचक सूत्र है थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लें, और एक एक शब्द में हमने तो अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि विशेष ज्ञान हो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से एक एक बिंदु के रूप में इतना केवल ध्यान रखना जरूरी है कि अद्रव्यवाची चादि की निपात संज्ञा, क्रिया के योग में प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा, इसी को कहते हैं सूक्ष्म और मूल अध्ययन। लेकिन सूक्ष्म और मूल अध्ययन बिना व्याख्या के या बिना समझे हो नहीं सकता है। इसीलिए सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसीलिए हम इस तरह से आप लोगों को समझाते हैं। लेकिन परीक्षा में और उस तरह से आईएएस जैसी परीक्षा में केवल उस बिंदुवार उस मूल चीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो उस दृष्टि से आप अध्ययन करेंगे कि मूल फैक्ट बात क्या है। इस 1 घंटे के पढ़ाने में हमें 4 संज्ञावाचक शब्द को स्पष्ट जानना है कि प्रादि उपसर्ग क्या है, निपात क्या है, गुण क्या है, और इसको स्पष्ट तरीके से गुण वृद्धि निपात, अब इसको हमको पढ़ना है। इसी तरह से हम और आगे पढ़ेंगे तो 2-4 संज्ञावाचक सूत्र और इसमें रह गया है जिसकी चर्चा हम कल कर लेंगे। तो हो सकता है कल अपना संज्ञा प्रकरण संपन्न हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजते हैं कि कैसा चल रहा है, कैसा होना चाहिए। तो आप लोग प्रतिक्रिया भी भेजिए और इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। जहाँ कोई समझ में नहीं आया हो, कोई प्रश्न भी आप लोग कर सकते हैं, उस तरीके से प्रश्न भी आप भेजिए जिसका उत्तर अगले दिन हम आपको दे सकें। इसी के साथ आप लोग अध्ययन कीजिए और सब आनंद से रहें। इस छुट्टियों का लाभ उठाएं आप लोग, आप सबके लिए यह कार्य है। इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं आप सबसे। धन्यवाद।